हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन चाप कलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। चाप कलन का मतलब है कि चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो चाप की लंबाई में एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन दी गई वो कौन सी फॉर्म में है। कई कंडीशन होती है इसमें, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गई, x इज इक्वल टू एफ वाई हो गया इस तरीके से, या फिर r इज इक्वल टू एफ थीटा हो गया, या थीटा इज इक्वल टू एफ आर हो गया इस तरीके से। एक और होता है जिसमें x का मान t के पदों में, y का मान t के पदों में। तो भिन्न भिन्न तरीके से चाप की लंबाई ज्ञात की जाती है कर्व के लिए, वक्रों के लिए, ठीक है। अब देखिए, जो आज का अपना क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक एस्ट्रॉयड के बारे में बात कर रहा है। अब एस्ट्रॉयड की आकृति कैसी होती है अब उसके बारे में देखेंगे, फिर उसकी लिमिट इस प्रकार ज्ञात करोगे, जो उसकी टोटल लंबाई की यहाँ पूछ रहा है तो वो क्या होगी। तो ये सब चीज़ें डायग्राम से क्लियर होंगी। तो क्या कह रहा है कि इस एस्ट्रॉयड की संपूर्ण लंबाई ज्ञात कीजिए। एस्ट्रॉयड का इक्वेशन क्या होता है वो ध्यान से देख लीजिए आप। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन होती है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले कि डायग्राम कैसे बनता है, फिर उस हिसाब से इसकी संपूर्ण लंबाई को एक तरीके से आप है ना परिमाप भी बोल सकते हो, इसको पेरीमीटर बोला जाता है। तो संपूर्ण लंबाई क्या हुआ, परिमाप ही तो हुआ कि उसकी टोटल लंबाई क्या है, तो परिमाप भी बोल सकते हो आप। देखो शुरू करते हैं। ये आपकी एस्ट्रॉयड की आकृति होती है। एस्ट्रॉयड का डायग्राम है, देख लीजिए। ये जो चाप है ये आपको सेम यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे आकृति होती है, ऐसा डायग्राम होता है किसका, एस्ट्रॉयड का। ओके, आप इन उसको कुछ नाम दे देते हैं। ये कोई पॉइंट हो जाएगा ए, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी। ये आपकी एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन, मूल बिंदु। तो ए बी सी डी की टोटल लंबाई आपको ज्ञात करनी है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये कह रहा है कि इस एस्ट्रॉयड की संपूर्ण लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसा होता है एस्ट्रॉयड, ठीक है। और ये एस्ट्रॉयड की संपूर्ण लंबाई का मतलब हो गया ए बी सी डी इस तरीके से। तो ए बी सी डी की आपको पूरी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इसमें समझ सकते हो कि जो देखो इसके डायग्राम है ना, उसमें जो आप एक बिंदु हैं जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो इनकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आप निकाल सकते हो। जैसे बिंदु ए के लिए बात करें तो बिंदु ए के कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई का मान इसमें 0 रखते हो तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है। उसको हल करोगे तो x का मान आ जाएगा a। तो x का मान a हुआ कब, y 0 हुआ। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, a, 0। तो इसी हिसाब से आप और भी कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते हो। ये आपकी y एक्स है, y एक्स पे x का मान 0 हो जाएगा तो ये y का मान a हो जाएगा, ठीक है। तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, c हो जाएगा -a, 0। इधर x क्या होता है, नेगेटिव होता है। और d क्या हो जाएगा 0, -a, इधर y नेगेटिव होता है, ठीक है।
तो ये आपके लिए नया हो सकता है कि एस्ट्रॉयड क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसका डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा एस्ट्रॉयड की जो आपका डायग्राम होता है वो कैसा होता है, इसकी इक्वेशन कैसी होती है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं इसे। एस्ट्रॉयड का समीकरण क्या है? x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक है, देखो तो यहाँ अपने को एस्ट्रॉयड की संपूर्ण लंबाई याद करनी है। तो एस्ट्रॉयड की संपूर्ण लंबाई का इस डायग्राम से क्या रिलेशन हो जाएगा कि अर्थात चाप ABCD की आपको लंबाई याद करनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। ABCD ये पूरी चाप हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे तो चाप ABCD है, उसको जब आप याद करोगे तो देखो उसको आप इस डायग्राम से ना किस प्रकार याद करते हो। दिया गया वक्र यानी एस्ट्रॉयड है वो दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। इस लाइन को आपको समझना चाहिए। देखो कि ये जो क्या दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित वाली बात है, इसका क्या मतलब है? तो सममित का मतलब है कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। देखो ये एक्सिस है, इसके ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, तो ये एक्स एक्स के सापेक्ष सममित हो गया। ये वाई एक्स है, तो ये जितना इधर है उतना ही क्या है उधर है। तो आप देख सकते हो इसको बोलते हैं कि दिया गया वक्र है वो दोनों अक्षों के सापेक्ष क्या है सममित है। एक तरीके से सममिति की कंडीशन हो गई है। ये जो डायग्राम है वो एक्स एक्स के सापेक्ष सममित है या वाई एक्स के सापेक्ष सममित है या दोनों अक्षों के सापेक्ष वो सममित है विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल। ठीक है, आज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स वाई एक्स होना क्या चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, सममित होना चाहिए। यहाँ पे दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, तो क्या लिखोगे आप इसमें? तो चाप ABCD की जो लंबाई होगी, चाप ABCD की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो 4 इंटू चाप AB की लंबाई के बराबर हो जाएगी। यानी आप एक चाप है उसको ज्ञात कर दो और वो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगी आगे ना पूरी की। तो आपको एक को ज्ञात करना है, चारों को इसको पूरी को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसमें योगदान होगा इस लाइन का कि वक्र क्या है दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। सममित होने का मतलब है कि सेम है। सेम है तो आप इसको पूरी को क्यों ज्ञात कर रहे हो? ठीक है, एक को ज्ञात करो, देख लो कितनी है, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल हो गया ना खेल खत्म। ओके, तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन को ये इजी बनाने का तरीका है कि जो भी लंबाई ज्ञात करनी है उसमें देखो कि उसको थोड़ा शॉर्ट करके ज्ञात किया जा सकता है क्या। तो शॉर्ट होगा वो कौन से कंडीशन से होगा, सममिति से होगा, सिमेट्रिकल से होगा। ठीक है, तो ये इसमें बात ही थोड़ी सी। आप इस क्वेश्चन को लिखिए, इसको डायग्राम को बनाइए अच्छे से। ओके, ये थोड़ी लैंग्वेज लिखिए, फिर आगे करते हैं।
तो देखिए अब अपना अगला टारगेट है वो है चाप ए बी की लंबाई से। चाप ए बी की लंबाई यदि ज्ञात हो जाएगी तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब अपने को ये नहीं ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चाप ए बी के लिए देखो एक्स की लिमिट है वो क्या से क्या हो जाएगी, तो चाप ए बी की लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 से a हो जाएगी, ठीक है। अक्स का मान है वो आपका 0 है, अक्स का मान क्या है 1 है। तो अक्स के मान में यदि ग्रोथ हो रही है तो ठीक है 0 से a की तरफ हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार यदि y का मान लिखोगे तो वो भी हो जाएगा 0 से a। अब यदि x की लिमिट लिख रहे हो तो dy बाई डी एक्स याद करोगे, ठीक है। और यदि y की लिमिट रख रहे हो तो फिर dx अपॉन dy याद करोगे। देखिए अब x की यदि अपन ने लिमिट लिखी है तो हम dy बाई डी एक्स कहाँ से याद करते हैं, तो वो एस्टोइड के समीकरण से आएगा। तो ये एस्टोइड का समीकरण था, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ से इसका अवकलन करना देखिए x के रिस्पेक्ट में। तो x की पावर 2/3 का क्या हो जाएगा, 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1 और इसी प्रकार y की पावर 2/3 तो 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। आगे वाला कांस्टेंट है a की पावर 2/3 तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अगली स्टेप हो जाएगी x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 2/3 है वो एक तरीके से हट जाएगा, ठीक है। आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कॉमन आ जाएगा और वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर यही होगा 0 के बराबर जो भी बचेगा वो, ठीक है। इतनी बात तो यहाँ से अपन डी वाई बाई डी एक्स को याद कर लेते हैं। देखो तो ये एक्स वाला पद है ये प्लस का है, ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स की पावर -1/3 ये इधर ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब ये मामूली सी बात है देखो, लेकिन फिर भी कई बार गलती रहती है। ये अपन देख रहे हैं एक्स की पावर है -1/3 और अपन सोचते हैं कि ये इधर आ जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये प्लस वाला पद होगा, माइनस का घात यूँ की यूँ बनी रहेगी। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए तो इसका भाग लग जाएगा y की पावर -1/3 का। तो अगली स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा माइनस एक्स की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3, ठीक। अब यदि इसको अगर ऐसे लिखें तो थोड़ा इजी हो जाएगा ये,
क्या किया है, y की पावर जो माइनस में वो ऊपर ले गए, तो y की पावर प्लस में आ गई 1/3, x की पावर जो माइनस में थी वो नीचे आ गई, तो x की पावर 1/3 नीचे आ गई, बाहर क्या है माइनस है, तो ये मान आ जाएगा किसका, ये मान आ जाएगा dy/dx का। ठीक है, फॉर्मूले में dy/dx का होल स्क्वायर होता है, तो अपन होल स्क्वायर कर लेते हैं। देखो तो dy/dx का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे आप, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ पे इनकी घातें कितनी हो जाएगी 2/3। तो ये मान हो जाएगा dy/dx के होल स्क्वायर का, y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3। तो ये अपन ने देखिए आपके सामने है, आप ए बी के लिए x की लिमिट निकाल ली, x की लिमिट आप डायग्राम से देख सकते हो 0 से a हो जाएगी, इसी प्रकार y की लिमिट भी क्या होगी 0 से, लेकिन y की लिमिट कहाँ मिलोगे, तो यहाँ से dx अपॉन dy का होल स्क्वायर याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब x की लिमिट यहाँ पे लिख रहे हो, तो ये स्टूडेंट का आपका समीकरण है। ठीक है, इसका x के सापेक्ष कर दिया x की पावर n से, और इसी प्रकार इसका हो जाएगा, आपके सामने सिंपल सी कैलकुलेशन है, इजी सी कैलकुलेशन है। ओके, नोट कीजिए। तो चाप ए बी की लंबाई अब अपने को देखो ज्ञात करनी है, उसको मैं कोई संकेत बोल देता हूँ, एस हो जाएगा, तो एस का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, ये एस का मान हो जाएगा, अगर इसके सूत्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एस इज इक्वल टू 0 से a, ये x की लिमिट हो जाएगी, √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा, y इज इक्वल टू fx वाली कंडीशन से। अब यहाँ पे आप इसमें मान अप्लाई करोगे किसका, dy/dx के होल स्क्वायर का। ठीक है, आप dy/dx का कर दो, होल स्क्वायर कर दो, वो एक ही बात है। तो dy/dx का होल स्क्वायर का मान हो जाएगा y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3। ठीक है, और साथ में dx। अब इसको हल करते हैं, देखिए तो इसका एलसीएम ले लिया, देखो एलसीएम क्या है, x की पावर 2/3, क्या बन जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3, और ये पूरा मान किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, इसकी घात कितनी रहेगी 1/2 रहेगी। ठीक है बात, अब आप थोड़ा सा 1 मिनट सोचिए, रिलैक्स होके सोचिए कि इसका समाकलन कैसे किया जाए। अंडर रूट में है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और अपॉन में x की पावर 2/3। थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा कि क्या करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, या फिर क्या पुट करें x की जगह y की तरह, x की जगह y की जगह, ताकि ये समाकलन हो जाए। ठीक है,
मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में से कुछ वैल्यू रखी जाएगी और उस वैल्यू की सहायता से ये समाकलन इजी हो जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो आप सोचिए थोड़ा सा, एक बार वीडियो को रोक के पॉज करके इसको थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से सोचिए क्या कर सकते हो इसके लिए। आया कुछ दिमाग में आप लोगों के? तो यदि आपने सोचा है तो इसका मान दिया गया है, ये तो स्टूडेंट की इक्वेशन में वैल्यू है और इसका मान कितना है 1 की पावर 2/3, तो वो अपन अप्लाई कर देंगे इसमें। तो समीकरण 1 से, जो कि स्टूडेंट का समीकरण है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 का मान रख देंगे 1 की पावर 2/3। ठीक है, और अपॉन में जो है वो ऐसे कैसे रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 की पावर x की पावर 2/3। अब इसको हल कर सकते हो। देखो इनके दोनों की घात में 2/3 है, स्क्वायर करोगे तो जो इसकी घात 1/2 करोगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 की पावर 1/3 बचेगा अपॉन x की पावर 1/3 बचेगा। 1 की पावर 1/3 को बाहर ले लेते हैं। अब ये 1/x की पावर 1/3 इसका समाकलन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो 1/x की पावर जो 1/3 है इसको आप ऊपर ले जाइए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x की पावर -1/3। ठीक है, अब इसका आराम से समाकलन कर सकते हैं अपन x की पावर n से, x की पावर n का x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो ये इजी सा इंटीग्रेशन अब हो जाएगा। लेकिन थोड़ा देखो यहाँ क्या फंस सकते हो, इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है, जो दिया गया उसमें कुछ ऐसा हो कि अपना काम थोड़ा इजी हो जाए। ओके, लिखो इसे, फिर इसे कंप्लीट करेंगे। तो x की पावर -1/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n से x की पावर -1/3 + 1 हो जाएगा, तो x की पावर 2/3 उतना नीचे आता है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2/3। लिमिट क्या अप्लाई हो जाएगी 0 से 1, ये 2/3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, बाहर है 1 की पावर 1/3। x की जगह ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2/3, और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो s का मान देखो 3/2, 1 की पावर 1/3 और 1 की पावर 2/3। ठीक है, अब ये 1 की पावर 1/3 2/3 कितना हो जाएगा 3/3 यानी 1। तो ये s = 3a/2 जो आया है, ये चाप AB की लंबाई है। यही बात क्या है कि जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता है, हम इसी को आंसर मान बैठते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये आंसर नहीं है।
ठीक है। चाप AB की लंबाई है केवल, ऐसे अपन ने चाप AB की लंबाई ली है, जबकि अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को जो एस्ट्रोइड है उसकी संपूर्ण लंबाई ज्ञात करनी है, यानी चाप ABCD की लंबाई ज्ञात करनी है। समझ में आ रही है बात? तो एक छोटी सी गलती से आपका क्वेश्चन है वो उसका सही आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और जो कि है ना कभी कभार है वो गलत आपको परिणाम दे जाता है, गलत रिजल्ट दे जाता है, ठीक है। तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो ये जो आपकी लंबाई है, आप थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर सोचेंगे हम क्या लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ समाकलन हो गया आंसर आ गया बस ठीक है ये आंसर, नहीं। थोड़ा देखिए जो ज्ञात कर रहे हो वो क्या है, थोड़ा क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है उसमें क्या है, तो दोनों को साथ लेके चलोगे तब जाके ये चीज़ें याद रहती है। नहीं कई बार हो जाता है जल्दबाजी में, करना कोई नहीं चाहता लेकिन हो जाता है जल्दबाजी में, तो थोड़ा ध्यान रखें आप। जो शुरू में लिखा था उसके अकॉर्डिंग चाप ABCD की लंबाई क्या होगी, 4 इंटू चाप AB की लंबाई, और चाप AB की लंबाई कितनी आ गई, 3a/2। तो ये चाप ABCD की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 इंटू 3a/2। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी यार काटा पीटी करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6a टोटल। ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि एस्ट्रोइड की जो टोटल लंबाई होगी, कुल लंबाई होगी वो कितनी होगी, 6a होगी, ठीक है। ये आपका एक चापकलन, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, कुछ भी बोल दीजिए उसको, ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये डायग्राम था एस्ट्रोइड का, ये एकदम नई चीज़ थी, अब तक आपके नहीं आई थी। तो ये डायग्राम होता है एस्ट्रोइड का इस प्रकार से, जिसमें चाप बनती है, चाप होती है या जो आपकी इसमें जो भी आकृति बनती है वो आप देख सकते हो कि वो सममिति जो सिमेट्रिकल होती है उसकी कंडीशन की को ना सेटिस्फाई कर रही है, चाहे वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस ले लो या वो वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में देख लो, किसी में भी देख लो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फिर अपन ने एक चाप को ज्ञात किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चाप की लंबाई का आइडिया लग जाना चाहिए। यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन आता है तो वो आप ना किस हिसाब से करोगे। डायग्राम इसमें बदलते रहते हैं, देखो कभी परवलय आ जाता है, कभी साइक्लोइड आता है, कभी कॉर्डियोइड आ जाता है, समझ रहे हो ना। इस तरीके से अलग अलग नाम आते हैं। मूल रूप से यदि ये 4-5 आप क्वेश्चन देख लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं नाम बोलूँ तो परवलय, साइक्लोइड, ठीक है, और ये एस्ट्रोइड और कॉर्डियोइड, ठीक है, ये 4-5 नाम है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और तो बाकी देखो कोई अंत नहीं है, क्या है कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन ये 4-5 मेन नाम है जो मेन आपको मैंने डायग्राम बताए हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, औरों पे थोड़ा कम कीजिएगा, लेकिन हाँ देख के तो चलना है कि भाई इसकी बजाय वो आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये अपना चाप की जो लंबाई है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आपकी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन कीजिएगा, ओके। अगर एस्ट्रोइड का क्वेश्चन आएगा तो फिर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।